गुड मॉर्निंग गुड बी डॉक्टर्स। आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा हाउ इज़ द जोश, रीजन बीइंग कि मुझे मालूम है आप में जोश वो नहीं होगा। वुड बी डॉक्टर्स कभी भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहकर गए थे कि तब तक चलते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। वुड बी डॉक्टर्स, मैंने भी अपनी फेसबुक के ऊपर स्टेटस डाला, अपने स्टेटस के ऊपर लिखा इट इज वेरी डिस्करेजिंग, नीट एग्जाम्स पोस्टपोन्ड and new date is 13/9/2020. No doubt would be doctors, it is very difficult for the very serious students. आप लोग 2000 मार्च 2018 से दिन रात लगे हुए हो, डॉक्टर्स बनना है। हर एक की अपनी एक इच्छा होती है कि मैंने अब एक नई क्लास में एंटर करना है, एक नए प्रोफेशन में एंटर करना है, नए कॉलेज में जाना है। तो इसके लिए स्वाभाविक है कि हर बच्चे के मन में होता है कि हमारा एग्जाम हो, रिजल्ट आए और हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंचे। सो वुड बी डॉक्टर्स, ये भी एक चैलेंज, इसको भी एक चैलेंज मानकर चलो। आप कहोगे कहना ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। बिल्कुल ठीक कहोगे आप, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है और सामने वाला जो आपको कह रहा है, अगर आप उसकी बात को एक्सेप्ट करते हो तो इट मीन्स दैट यू आर चैलेंजिंग। आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपके लिए एक चैलेंज है। नीट पोस्टपोन होना ये आपके लिए एक चैलेंज है। आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, बड़े जोश के साथ इसको एक्सेप्ट करना है, कोई बात नहीं है। देखो, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में कह के गया था कि आप जिस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने जा रहे हो, जिसके लिए आप ये दिन रात आप लगे हुए हो, ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप इस समाज के लिए कर रहे हो, इस देश के लिए कर रहे हो, इस विश्व के लिए कर रहे हो। क्यों? जब आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के आपके पास अपना कुछ नहीं है, जब आप अभी कुछ नहीं है बच्चों, जब मेडिकल कॉलेज एंटर करोगे और बड़े बड़े आपके पास चैलेंज होंगे। एमबीबीएस के बाद जब आपने एमडी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, एमडी के बाद जब आपने डीएम का एंट्रेंस एग्जाम देना है, उन सभी चैलेंजेस को आपने फेस करना है। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत माइनर सा चैलेंज है आपके लिए। देखिए, बहुत अजीब लगता है कि आपके पास जब मार्च के आपने बोर्ड के एग्जाम दिए तो आपको पता था यू आर प्रिपेयरिंग। क्यों? देखिए, जो बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, दे वर रेडी। 1 जनवरी 2020 को वो तैयार थे कि हमारा नीट का पेपर जब भी हो जाएगा, वी आर रेडी। बट ठीक है, उनको ये पता था कि हमारा पेपर 3 मई को होना है। तो एग्जाम्स के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद भी वो तैयार थे। एक सिर्फ उनके लिए लास्ट प्रेपरेशन के लिए 30, 35, 40 जो दिन उनको मिल रहे थे, 45 डे जो आपको मिल रहे थे, उसमें जस्ट आपने चीजों को गो थ्रू करना था। बट यू आर रेडी फॉर द नीट एग्जामिनेशन, जो कि 3 मई को होना था।
लेकिन इस कुदरत के सामने किसी का बस नहीं है। वो एक कुदरत का खेल है। एक ऐसी महामारी इस विश्व में आई है जिसका किसी को भी कुछ नहीं पता है। लॉकडाउन हुआ, आपका एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ। सिर्फ आपके साथ नहीं बच्चों, सभी के एग्जाम, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे विश्व भर में सारी अनिश्चितता, हर चीज की अनिश्चितता है। हर व्यक्ति को आज के दिन कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप जैसे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, वेरी सीनियर फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है। आज के दिन हर व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में एक चैलेंज है। बच्चों, और जो इस चैलेंज को आज इस प्रकृति जो आपकी परीक्षा ले रही है, जो इस परीक्षा में पास हो गया, वो जिंदगी भर कहीं फेल होने वाला नहीं है। बच्चों, इसलिए आपका जो एग्जाम पता चला आपको 15 अप्रैल के करीब कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, बहुत डिस्करेजिंग था। कोई बात नहीं है, आपने एक्सेप्ट किया, आप डटे रहे, करते रहे मेहनत, और उसके बावजूद मेहनत करते रहे। आपको अभी डेट भी नहीं पता थी कि अब एग्जाम होना कब है। ठीक है, आपके पास 15-16 मई के करीब आपके पास एक नई डेट आई, फिक्स हुआ एग्जाम कि आपका एग्जाम अब 26 जुलाई को होगा। फिर आपने जो थोड़ी बहुत हिम्मत गिरी थी, आपने हिम्मत जागी, आप फिर डटे। मैंने भी आपके साथ एक नया शेड्यूल दिया, बड़े जोश के साथ एक शेड्यूल दिया कि 1 महीने का हमारा ये शेड्यूल है, नेक्स्ट 15 डेज हम ये करेंगे, उससे नेक्स्ट लास्ट 15 डेज हम ये करेंगे। सारी हमारी प्लानिंग थी। हमने 1 महीने की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। अभी नेक्स्ट 15 डेज की प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। लेकिन बच्चों, जो भी है, जो भी हुआ, वो सबके साथ हुआ, सबके साथ हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, वुड बी डॉक्टर्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा। इस वक्त विश्व में जो बंदा जो भी कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हर फील्ड में उनके लिए चैलेंज है। वैसे तो देखो, इस लाइफ में हर स्टेज के ऊपर हर समय चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इस वक्त ये जो महामारी के कारण चैलेंजेस हैं, ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से चैलेंज है। जो साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इस महामारी की कोरोना 19 के लिए वैक्सीन बनानी है, इसके लिए मेडिसिन ढूंढनी है। कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज है। अभी जब वो इसके लिए वैक्सीन बनाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट करना है, वो एक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। टेस्ट, इंसान के ऊपर टेस्ट करना है, उनको 1000 वॉलंटियर्स चाहिए, वो एक उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। फिर उसके बाद उस वैक्सीन का टेस्ट होना है, उन व्यक्तियों के ऊपर टेस्ट होना है, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो बिजनेसमैन जिनके 2-2 महीने बिजनेस बंद रहे और 50%
50% क्या, अभी 100% उन बिजनेसमैन लोगों की चेन अभी बंद नहीं रही है। कोई सामान आ रहा है, कोई जा रहा है, पूरी उतनी सप्लाई नहीं है पीछे से, और उतनी खपत नहीं है। 100 तरह की उनकी समस्याएं हैं बिजनेसमैन की। तो वो उनके लिए एक चैलेंज है। प्रोफेशनल के लिए अपना चैलेंज है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो इंजीनियर है, उनके लिए एक अपने चैलेंजेस हैं। सो विद्यार्थियों, वुड बी डॉक्टर्स, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे भी एक आप चैलेंज मानकर चलिए। स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा अपने स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा उनका चित्र अपने सामने रखिए, उनकी कोटेशंस अपने सामने रखिए, उनकी कोटेशंस पढ़कर आगे चलते रहिए। अभी आज ही हमारे पास, कल हमारे पास हमें पता चला कि हमारा नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। और देखिए बच्चों, वो कितना बुरा होता अगर ये पता लगता कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कब होना है। लेकिन जो हमें चीज मिलती है उससे हमें खुश होना चाहिए। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि नो डाउट कि अगर कुछ हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, लेकिन पॉजिटिव, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है, पोस्टपोन हुआ है, विद डेट हुआ है। हमें पता है कि नेक्स्ट डेट हमारी 13 सितंबर 2020 है। अगर यही होता कि आपके पास आपको डेट ही नहीं पता होती कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होना है, फिर देखो कितना आपको बुरा लगता है। सो वुड बी डॉक्टर्स, आपने इस चैलेंज को ठोक कर एक्सेप्ट करना है। मैं आपके साथ, जैसे मैंने आपको 26 मई को कहा था कि 26 जुलाई तक 2 महीने मैं आपके साथ खड़ा हूं, आज फिर मैं आपको कह रहा हूं अगले 2 महीने 24/7 मैं आपके साथ खड़ा हूं। नेक्स्ट मंथ के लिए इस जो आज हमारे पास 2.5 मंथ बचे हैं पहले मंथ का, फिर आज मैं आपको एक नया शेड्यूल देकर जा रहा हूं। आपने फिर उस शेड्यूल को, जैसे आपने पिछले जो आपको मैंने 1 मंथ का शेड्यूल दिया था, उसको बड़ा ईमानदारी और आपने बड़ी मेहनत के साथ उसको इंप्लीमेंट किया था। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल देके जा रहा हूं मैं आपको, उसको भी आप, आई होप कि आप इंप्लीमेंट करोगे और आगे जो होना है वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो वुड बी डॉक्टर्स, आज हमारे पास, आज से अगर हम काउंट करें तो लगभग हमारे पास आज से 70 डेज बचे हैं। सो वुड बी डॉक्टर्स, पहले इन 70 डेज में मैं पहले आपके पास 40 डेज का आपको मैं पूरा शेड्यूल देकर जाऊंगा आज। तो आप इस 40 डेज के शेड्यूल को आप इंप्लीमेंट कीजिए। मैं एक पहले इससे इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो मैं आज शेड्यूल दूंगा, जो मैं आज टेस्टों का शेड्यूल दूंगा, उनको जो टेस्ट चाहिए वो उनको मैं अपनी ईमेल नंबर देकर जा रहा हूं। वो मेरी ईमेल पे मेल करिए और या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814828538। इस पे अपना मेल एड्रेस भेजिए मुझे या मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है scgupta_bjp@yahoo.com।
तो बच्चे जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेल करके मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजिए, जो भी मैंने स्टडी मटेरियल और आपको टेस्ट भेजने हैं, जो अभी मैं अब आपको एक टेस्ट शेड्यूल दे रहा हूं फर्स्ट मंथ का 40 डेज का, जो मैं आपके पास जो शेड्यूल दे रहा हूं, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा मैं आपको वो ईमेल कर दूंगा। सो बच्चों, मेरी क्लासेस जो हैं वो जो चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा चेंज ये करूंगा, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगा आपको टॉपिक्स को। पहले मेरे पास थोड़ी टाइम की बाइंडिंग्स होने के कारण मैं टॉपिक को थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा था, सिनॉप्सिस को कंप्रेस कर रहा था। अब मैं सिनॉप्सिस को थोड़ा सा और डिटेल में कर दूंगा। नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने लेक्चर्स में और इंक्रीज कर दूंगा। तो सभी मेरे ये लेक्चर्स भी रोज सुनते रहिए। रोज नहीं सुनना तो 2 दिन के बाद मेरा एक 35-40 मिनट का जो 40-45 मिनट का लेक्चर होता है, 2 दिन के बाद इकट्ठा सुन लीजिए। उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसको अच्छी तरह करते रहिए, क्योंकि इन लेक्चर्स में व्हाट आई एम डूइंग के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो नीट में आने हैं मैं वो सभी डिस्कस कर रहा हूं। प्लस आपके पास जो नीट के और AIPMT CBSE PMT लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्लस सिनॉप्सिस की जो टिपिकल चीजें हैं, जो आपके पास थ्योरी की जो टिपिकल चीजें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं। सो वुड बी डॉक्टर्स, आपने अब नेक्स्ट 40 डेज में करना क्या है? फिर मैं आपको एक 8 टेस्टों का शेड्यूल देकर जा रहा हूं वुड बी डॉक्टर्स, और इस टेस्ट शेड्यूल को आज आपके पास 4 मई है। तो आपने इस टेस्ट शेड्यूल को आज से ही इंप्लीमेंट कर देना है। मैंने सारे सिलेबस को, नीट के सारे सिलेबस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके 80 टेस्ट बनाए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 180 क्वेश्चंस के 8 टेस्ट मैंने डिजाइन किए हैं। 4 टेस्ट इसमें +1 के हैं और 4 टेस्ट इसमें +2 के हैं। सो वुड बी डॉक्टर्स, आपने कैसे करने हैं? जो पिछले 8 टेस्ट दिए थे आपने, सबसे पहले आपने उस टेस्ट को थोरोली रिवाइज करना है। फिर आपने इन टेस्टों की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की थ्योरी अच्छी तरह करनी है। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? इन टेस्टों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो आपने पीछे किए हुए हैं, उनको आपने फिर एक बार रिवाइज करना है। 3 स्टेप्स में आपने, इन 3 स्टेप्स आपने इन टेस्टों की तैयारी करनी है। पहले स्टेप में आपने जो पीछे टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को थोरली रिवाइज करना है। सेकंड स्टेप में अब इन टेस्टों की जो सिलेबस की थ्योरी है उस थ्योरी को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थर्ड, इन टेस्टों का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, इनके ऊपर कम से कम नहीं तो आपने जो पिछले हैं उनके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और कम से कम 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के करने हैं। जिनको अगर इस क्वेश्चन बैंक में दिक्कत हो वो भी मुझे मेल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। इन टॉपिक्स के मैं पर्टिकुलरली आपको अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सेंड कर सकता हूं। बट मेरी आपसे निवेदन ये है कि आपने जो पीछे इन टॉपिक्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हुए हैं उनको ही एक बार फिर करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपने जो टेस्ट करना है, हर टेस्ट आपने 5 दिन के गैप में करना है। हर 5 दिन के बाद आपने 4 दिन के बाद, जैसे आज 4th है
तो आपने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th को पहले आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट करना है वो 9th जून को आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट करना, सॉरी 9 जुलाई को आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो 4-4 दिन के गैप में आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और टेस्ट के टाइमिंग भी आपने क्या रखनी है, 2 to 5 के बीच में ही आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको इसका शेड्यूल दे रहा हूं। पहला टेस्ट जो आपने 9 जुलाई को करना है, उसका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या जाता है, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल। दिस इज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, periodicity in properties, chemical bonding and molecular structure है। बायोलॉजी का जो सिलेबस है, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जनरल अकाउंट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ। दिस इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में फिजिक्स का जो सिलेबस है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, इसमें सर्कुलर मोशन भी कवर हो जाता है। केमिस्ट्री का जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस। बायोलॉजी का जो सिलेबस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बायोमोलिक्यूल्स। थर्ड टेस्ट का फिजिक्स का जो सिलेबस है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स बी एंड सी। बायोलॉजी में द सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फोर्थ टेस्ट में फिजिक्स में है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। और केमिस्ट्री में है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। बायोलॉजी में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, photosynthesis in plants, respiration in plants, plants growth and development, locomotion and movement, neutral control and coordination, chemical coordination and integration. Now फिफ्थ जो टेस्ट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट है। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड फीमेल, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड सो ये बायोलॉजी का सिलेबस है। सिक्स्थ टेस्ट में आपके पास जो फिजिक्स में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और आपके पास 7 जो टेस्ट है, रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स का जो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है। केमिस्ट्री में हेलो अल्कीन्स, हेलो एरीन्स, फंक्शनल ग्रुप 1, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स है। बायोलॉजी में इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एविडेंस, ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस, और आपके पास एड्स वाला चैप्टर है। एंड
लास्ट जो टेस्ट है 8 टेस्ट फिजिक्स में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर है, केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप 2 एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप 3 बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और बायोलॉजी का जो सिलेबस है टेस्ट में जितना बाकी जो +2 का सिलेबस बचा हुआ है दैट इज 8th सिलेबस। तो ये दिस इज द मैंने आपके नीट के सारे सिलेबस को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 8 ही टेस्ट है। तो आप इनसे आज से शुरू हो जाइए। 9th को आपने टेस्ट करना है, 2 से 5 करना है। टेस्ट करने के बाद आपने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर्स आपको टेस्ट के साथ ही मिल जाएंगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप करते हो तो आप जरूर बताना कि इतने मार्क्स आए, ये क्वेश्चन गलत हुए, ये बाद में हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारी फाइनल प्रॉब्लम है। जब टेस्ट करने के बाद 2 से 5 टेस्ट करने के बाद जितना टाइम आपको टेस्ट करने में लगता है बच्चों, उतना ही टाइम आपने उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को देखने में लगाना है। ये नहीं है कि जो गलत हुए हैं क्वेश्चंस सिंपल आप उनको मेरे को भेज दो। आप जो गलत क्वेश्चन हुए हैं, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उनको फिर एक बार आपने करना है। फाइनली आपने जो आपके पास बिल्कुल आपके जो बस में नहीं है वो क्वेश्चन मेरे को भेजने हैं। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं वो एक बार फिर मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप करके अपना ईमेल एड्रेस भेज देते हैं। मेरा नंबर है 9814828538। जो बच्चे नए जुड़े हैं, और मेरा ईमेल आईडी है scgupta_bjp@yahoo.com। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने अपने आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर फिनिश किया था, उसकी मैंने थ्योरी भी डिस्कस कर दी और जो लास्ट ईयर्स आपके पास जो उसके ऊपर टिपिकल क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस कर दिए और जो आपके पास नीट 20 ईयर्स के क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। आज मैं आपके साथ जो नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं दैट इज वेव मोशन। व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन इज नथिंग, दैट इज आल्सो क्या है, दैट इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ ए पार्टिकल। अगर आप किसी मीडियम के एक पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देते हो, व्हाट हैपेंस कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है और उसकी डिस्टर्बेंस वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रेवल करती रहती है। तो मींस दैट ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव मोशन। तो वेव मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी को ही हम लेके चलते थे कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही है, लेकिन वेव मोशन में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलेक्टिवली क्या है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं। तो इसलिए क्या है हमारे पास कि व्हाट हैपेंस, और वो सभी के सभी पार्टिकल्स इकट्ठे ऑसिलेट करना शुरू नहीं करते। अगर मैं आपको जैसे पहले बता दिया कि अब मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ा सा एलैबोरेट करके डिस्कस करूंगा। अगर मैं एक बहुत बेसिक चीज आपको बताने जा रहा हूं वेव मोशन की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो सारा वेव मोशन क्या, आपके पास वेव ऑप्टिक्स क्या, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या, अल्टरनेटिंग करंट क्या, सभी चीजें आपको पास जो छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें आपको पास क्लियर हो जाएगी, जो आज मैं आपके साथ मैकेनिज्म ऑफ वेव मोशन डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर उसको आप समझ लेते हो तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस वेव मोशन, कि ये अगर सपोज कर लो कि ये एक आपके पास मीडियम है, इलास्टिक मीडियम है, इनर्शियल मीडियम है। इस इनर्शियल मीडियम के हम 5 पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं जो कि इनिशियली क्या है, रेस्ट के ऊपर है। दीज आर द 5 particles, 1 2 3 4 5. These are the 5 particles of this medium which are initially at a rest. What happens कि हमने क्या कर दिया कि इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पहले पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी। जैसे ही हमने फर्स्ट पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, क्या हुआ, फर्स्ट पार्टिकल गोज टू इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन in what time? In a time capital T/4. While it is going upward, it produces the disturbance
इन इट्स नेबरहुड पार्टिकल। ये अपने नेबरहुड पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देता है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इन ए टाइम t is equal to capital T by 2, this first particle comes back to its mean position। ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है। सेकेंड पार्टिकल goes to its positive extreme position, while it is going upward it produces a disturbance in its neighborhood particle। Then what happens in a time 3t by 4, in a time 3t by 4, this particle, first particle goes to its negative extreme position, ये अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है। सेकेंड पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स मीन पोजीशन, थर्ड पार्टिकल गोज टू इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, व्हाइल इट इज गोइंग अपवर्ड इट प्रोड्यूसेस अ डिस्टर्बेंस इन इट्स नेबरहुड पार्टिकल। देन इन ए टाइम स्मॉल t is equal to capital T, means in a time capital T, this first particle comes back to its mean position, second particle goes to its negative extreme position, third particle goes to its comes back to its mean position, fourth particle goes to its positive extreme position, while it is going upward it produces a disturbance in its neighborhood particle। so देखिए फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी कंप्लीट ऑसिलेशन कर ली, सेकेंड पार्टिकल ने क्या किया, अपनी 3/4 ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, थर्ड पार्टिकल ने हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, फोर्थ पार्टिकल ने अपनी 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, और फिफ्थ पार्टिकल अभी ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो इस तरह से क्या है, दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये मैंने एक किसी मीडियम के 5 पार्टिकल कंसिडर किए हैं, ये नहीं है कि कोई मीडियम 5, देयर विल बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल, उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और हुआ क्या, जैसे ही आपके पास पहले पार्टिकल ने अपनी एक 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक कंप्लीट वेव बन गई। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 कंप्लीट वेव। और इस वेव की जो टोटल लेंथ हुई वो क्या हुई आपके पास, लैम्डा। कितने टाइम में बनी ये वेव, कैपिटल टी टाइम में बनी। मींस पहले पार्टिकल, इस वेव के पहले और फिफ्थ पार्टिकल में डिस्टेंस कितना आया, लैम्डा। और इनमें मींस यू कैन से पहले और लास्ट पार्टिकल में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। पहले और लास्ट पार्टिकल में टाइम लैग कितना हुआ, कैपिटल टी। पहले और लास्ट पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2 पाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके अब यहां से बड़ा क्लियर है कि हियर जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी अगर पार्टिकल लें, हियर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ टाइम, it is the function of time as well as distance traveled by the wave. This is the difference between the wave motion and simple harmonic motion. In simple harmonic motion, the displacement of the particle was the only function of time, but here displacement of the particle is function of time as well as distance traveled by the wave. Clear? So here जैसे हमने वहां पे क्या लिखा था, what we have written, the equation of displacement of the particle of a simple harmonic motion at any time t, क्या लिखा था, y is equal to r sin omega t। अब यहां पे हम y is equal to r sin omega t नहीं लिख सकते, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, y is equal to r sin omega t plus minus tx लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो बच्चों, इसको मैं कल आपके साथ कंटिन्यू रखूंगा, इसी इक्वेशन को आगे हम रखेंगे, मैं डिस्कस करूंगा। और फिर मैं एक बार आपको कहना चाह रहा हूं कि आपने हारना नहीं है, किसी चीज से भी हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और कब तक बढ़ते रहना है, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। ये मेरी कोटेशन नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। सो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, और
पीएम केयर फंड को समर्पित है। तो जैसे इस वक्त देखिए कितनी अनिश्चितता का माहौल है, सभी जगह अशांति है, तो हम लोग इस चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो। तो इसके लिए एक हम रोज शांति पाठ भी करते हैं और आज भी हम करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।